ब्लैक होल्स, जो कि फिजिक्स के कुछ बेहद ही रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि उससे प्रोटॉन्स, जिनका रेस्ट मास 0 होता है, वो भी निकल नहीं पाते। लेकिन अगर आपने ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ब्लैक होल्स भी हीट और एक ख़ास प्रकार की रेडिएशन को एमिट करते हैं। साथ ही साथ आपने कई वीडियोज़ में ये भी देखा होगा कि ब्लैक होल्स अपने पोल्स से इस प्रकार की बीम्स को छोड़ते रहते हैं। चाहे जो भी हो जाए, इनमें से किसी भी चीज़ का मास फोटोन के मास से कम कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब प्रोटॉन भी ब्लैक होल की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हीं के मास के बराबर की ये चीज़ें ब्लैक होल की ग्रेविटी को भेद कर उससे बाहर कैसे निकल सकती हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर जानते हैं इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। इस टॉपिक को समझने से पहले आइए ब्लैक होल्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि खुद लाइट भी उसके अंदर से निकल नहीं पाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर लाइट ब्लैक होल के आसपास भी पहुंच जाए तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेगा? जी नहीं, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी की भी एक रेंज होती है और लाइट ब्लैक होल के अंदर तभी जाएगी जब वो उस रेंज के अंदर प्रवेश करेगी, और लाइट उस रेंज से दूर है तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को भेद कर आगे निकल जाएगी। और ब्लैक होल की ग्रेविटी की इसी रेंज को ही हम इवेंट होराइजन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि लाइट इस इवेंट होराइजन के बाहर है तो उस पर ब्लैक होल की ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर लाइट का पाथ ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण बेंड जरूर हो जाएगा। और इस फेनोमेनन को ही हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप अभी भी ये नहीं जानते कि मासलेस ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटी का प्रभाव क्यों पड़ता है, तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। एनीवेज, आइए वापस चलते हैं ब्लैक होल्स पर। बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह ब्लैक होल्स भी रेडिएशंस को एमिट करते हैं। उन रेडिएशंस की गिनती में बाकी स्टार्स की तरह ही हीट रेडिएशंस, गामा रेज वगैरह आते हैं। तो ये सारी रेडिएशंस ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद एक्रीशन डिस्क से निकलती हैं। और यहाँ पर क्रीसेंट डिस्क को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यानी अंधविश्वास ये है कि ये स्ट्रक्चर डिस्क की तरह फ्लैट होता है, पर सच्चाई तो यह है कि ये डिस्क फ्लैट होती ही नहीं है। अब क्योंकि ब्लैक होल की लाइट हम तक पहुँचते पहुँचते रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और डॉपलर इफेक्ट जैसे फिनोमेनन के कारण पूरी तरह से उलझ जाती है, जिसके कारण उस पर रिसर्च करने में हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिससे बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स इसे एक क्रिसेंट मॉडल ले देते हैं। और इसी क्रिसेंट मॉडल के कारण ही ब्लैक होल के चारों ओर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बजाय हमें एक फ्लैट डिस्क दिखाई देती है। बाकी स्टार से हटकर ब्लैक होल एक खास प्रकार की रेडिएशन को एमिट करते हैं, जिसको एमिट करने के लिए ब्लैक होल्स को क्रिसेंट डिस्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रेडिएशन तो ब्लैक होल की खुद की इंटेंस ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होती है। और इस रेडिएशन को हम हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और हो ना हो, यही रेडिएशन ब्लैक होल के अंत का भी कारण बनती है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों ब्लैक होल इस रेडिएशन को एमिट करते हैं, और आखिर क्यों ये रेडिएशन ब्लैक होल की ग्रेविटी को भेद कर उससे बाहर निकल सकती है। ये है क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण बनने वाले मैटर और एंटी मैटर के पेयर्स, जो कि बनते ही एक दूसरे से कोलाइड होकर वापस एनर्जी में बदल जाते हैं। बस ये प्रक्रिया पूरे स्पेस में लगातार होती रहती है। अब जब ये पेयर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एकदम पास में बनता है, तो एंटी मैटर के पार्टिकल के पास नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ये मैटर से टकराने से पहले ही ब्लैक होल के अंदर खींच लिया जाता है। अब इवेंट होराइजन के बाहर बचता है सिर्फ मैटर का पार्टिकल, पर मैटर के पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो लाइट की तरह इवेंट होराइजन के बाहर से स्पेस में चला जाता है। और इसी फेनोमेना को दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि मानो वो मैटर का पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर से निकल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये फिनोमेना ब्लैक होल के अंत का कारण कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ तो ब्लैक होल के द्वारा एंटी मैटर के पार्टिकल को खींच लेने की वजह से
उसका मास उल्टा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ब्लैक होल ने एंटी मैटर के पार्टिकल को अपने अंदर खींचा है, तो एंटी मैटर के पार्टिकल में नेगेटिव एनर्जी मौजूद होने के कारण वह ब्लैक होल की एनर्जी को बढ़ाने की जगह उल्टा उसे घटा देगा। और क्योंकि एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए ब्लैक होल की एनर्जी कम होने पर उसका मास भी कम हो जाएगा। और जब यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, तो यही रेडिएशन ब्लैक होल का धीमे धीमे सारा मास खत्म कर देती है और अंततः ब्लैक होल के खत्म होने का कारण बनती है। तो ये बात तो थी हॉकिंग्स रेडिएशन की। अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने पर पाए जाने वाली अन्य रेडिएशंस के बारे में। तो ये रेडिएशंस तो बस ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही क्रिसेंट डिस्क में मौजूद हाई स्पीड में घूम रहे पार्टिकल्स के कारण बनती है, और क्रिसेंट डिस्क के जाने के साथ ही ये रेडिएशंस भी आना बंद हो जाती हैं। और जैसे ही ब्लैक होल किसी नए ऑब्जेक्ट को खाकर अपने चारों ओर एक नई क्रिसेंट डिस्क बनाता है, तो ये रेडिएशंस दोबारा वहाँ से एमिट होने लगती हैं। बस हॉकिंग्स रेडिएशन ही एकमात्र ऐसी रेडिएशन है जो ब्लैक होल के पास क्रिसेंट डिस्क ना होने पर भी एमिट होती रहती है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चली गई या उसके अंदर मौजूद है, तो वह कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकती, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो। मगर हाँ, अगर वो इवेंट होराइजन के बाहर है तो वह ब्लैक होल से बच सकती है। आई होप अब आप लोगों को ब्लैक होल से रिलेटेड इस रहस्य का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ब्लैक होल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।